हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ रूट के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनाटॉमी यानी शारीरिकी का अर्थ होता है किसी भी पादप अंग की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। रूट की एनाटॉमी का अध्ययन करने के लिए हम पादप की रूट लेंगे, फिर ब्लेड की सहायता से उसका काफ़ी बारीक सेक्शन काटेंगे। बारीक सेक्शन काटने के बाद में उसे साफ्रेनिन नामक अभिरंजक से अभिरंजित करेंगे और अभिरंजित करने के बाद में ग्लिसरीन में माउंट करके फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से उसे देखा जाता है, तो रूट की आंतरिक संरचना हमें नज़र आती है। रूट की संरचना में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर स्थित होती है उसे एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा कहा जाता है। उससे भीतर की तरफ स्थित क्षेत्र कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है और कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा कहलाता है। एंडोडर्मिस से भीतर की तरफ एक लेयर होती है जो पेरिसाइकल या परिरंभ कहलाती है और पेरिसाइकल से भीतर की तरफ वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और सेंटर में स्थित होता है पित्त या मज्जा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मोनोकॉट रूट की स्ट्रक्चर। देखिए, ये सबसे बाहर की तरफ आपको एक स्लेटी कलर की कोशिकाओं की एक लेयर दिखाई गई है। यह लेयर कहलाती है एपिब्लेमा, मूलीय बाह्य त्वचा। चूँकि मूलीय बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से मूल रोम, ये देखिए ये मूल रोम है, मूल रोम उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसे पिलीफिरस लेयर यानी रोम धर स्तर भी कहा जाता है। तो जो रूट है उसकी एपिडर्मिस पिलीफिरस लेयर या एपिब्लेमा कहलाती है और इससे रूट हेयर्स उत्पन्न होते हैं। आप जानते हो रूट हेयर्स ही वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, जल अवशोषण का कार्य करते हैं और रूट हेयर्स मूल के परिपक्वन क्षेत्र में यानी मैच्योरेशन क्षेत्र में स्थित होते हैं। जब मूल की बाह्य संरचना आपने पढ़ी होगी तो मूल शीर्ष पर रूट कैप स्थित होती है। रूट कैप से पीछे की तरफ सेल डिवीजन क्षेत्र होता है। सेल डिवीजन क्षेत्र से पीछे की तरफ सेल एलोंगेशन क्षेत्र होता है, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, और कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र से पीछे की तरफ स्थित होता है मैच्योरेशन क्षेत्र या परिपक्वन रीजन। और परिपक्वन रीजन में ही रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। और रूट हेयर्स का निर्माण एपिब्लेमा यानी पिलीफिरस लेयर की कोशिकाओं से होता है। तो सबसे बाहर की तरफ स्थित हुई एपिब्लेमा या पिलीफिरस लेयर जो एक कोशिकीय मोटा स्तर है। चूँकि रूट अंडरग्राउंड रहती है, भूमिगत रहती है और इससे वाटर का ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। इस कारण इसकी एपिडर्मिस पर यानी कि इसकी एपिब्लेमा पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। पिलीफिरस लेयर से भीतर की तरफ स्थित 3 से 4 परतीय मोटा क्षेत्र
स्थित होता है जो कोर्टेक्स कहलाता है। और जो कोर्टेक्स है वो पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस यानी मृदोतकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। और कोर्टेक्स क्षेत्र की कोशिका में देखिए, ये कोर्टेक्स क्षेत्र की कोशिकाएं आपको नज़र आ रही है। इस कोर्टेक्स क्षेत्र की कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस है। देखिए ये कोशिका है, ये मान लीजिए ये दूसरी कोशिका है, और मान लीजिए ये तीसरी कोशिका है। तो इनके बीच में देखिए ये स्पेस स्थित है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो कोर्टेक्स क्षेत्र की कोशिका में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। कोर्टेक्स में जो सबसे भीतर की तरफ का लेयर है ये वाला, ये एंडोडर्मिस कहलाता है। तो कोर्टेक्स में सबसे भीतर की तरफ एंडोडर्मिस स्थित होती है। अब एंडोडर्मिस, जो रूट की एंडोडर्मिस है, उसकी एक विशेषता है कि एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाएँ पाई जाती है। अब देखते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यानी कि कैस्पेरियन पट्टिकाएँ क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक एंडोडर्मल सेल है, ये दूसरी एंडोडर्मल सेल है, ये अगली एंडोडर्मल सेल है। इस डायग्राम में आपको 4 एंडोडर्मल कोशिकाएं दिखाई गई है। और एंडोडर्मल कोशिकाओं की जो आर्य यानी कि रेडियल भित्ति है, ये वाली रेडियल भित्ति, ये वाली रेडियल भित्ति है, और अनुप्रस्थ भित्ति, ये वाली अनुप्रस्थ भित्ति। तो रेडियल भित्ति कौन सी? ये वाली तो रेडियल भित्ति हुई, ये खड़ी वाली, ये खड़ी भित्ति, और ये आड़ी भित्ति है वो अनुप्रस्थ भित्ति हो गई। ये रेडियल हो गई, ये रेडियल और ये अनुप्रस्थ। तो रेडियल और जो अनुप्रस्थ भित्ति है उन पर सुबेरिन नामक पदार्थ का डिपोजिशन पाया जाता है। तो सुबेरिन नामक पदार्थ की जो ये पट्टिकाएँ रेडियल एंड टेंजेंटियल वॉल पर डिपॉजिट हो जाती है, इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। और आप जानते हो कि जो सुबेरिन पदार्थ है वो वैक्सी यानी कि मोमी नेचर का होता है। इस कारण से यह जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, वाटर को आर पार नहीं जाने देता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, तो एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में हमने पढ़ा कि उसकी भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, लेकिन प्रोटोजाइलम के सामने स्थित जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है, और उनसे होकर के वाटर आसानी से जाइलम तक पहुंच जाता है। इन्हें पासेज सेल यानी मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है। देखिए इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं, ये आपको एंडोडर्मिस नज़र आ रही है। ये बाहर की तरफ का क्षेत्र कोर्टेक्स है, यहाँ पर ये वेस्कुलर, ये प्रोटोजाइलम है। ये देखिए ये प्रोटोजाइलम, छोटी जो वेसल्स है ये प्रोटोजाइलम है, और ये जो बड़ा वेसल्स है ये मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम, तो देखो यहाँ पर ये एंडोडर्मिस में ये रेड कलर का आपको जो रेड ब्राउन कलर की मोटी वाल दिखाई दे रही है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। लेकिन ये देखिए प्रोटोजाइलम के सामने स्थित जो ये एक सेल है और एक ये कोशिका है, इन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप रहित एंडोडर्मिस की ये कोशिकाएं पासेज सेल्स यानी कि मार्ग कोशिकाएं कही जाती है। और जो जड़ के जो रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा अवशोषित जो वाटर है वो कोर्टेक्स में आ जाएगा। कोर्टेक्स में आने के बाद में इन मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ प्रोटोजाइलम तक पहुंच जाएगा, और फिर यह जाइलम इस जल को पादप में ऊपर की तरफ पहुंचा देगा।
ये देखिए यहाँ पर पादप में वाटर ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है उसको समझाया गया है। देखिए ये रूट हेयर है, रूट हेयर द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद में जो वाटर है उसको सेल वॉल यानी कोशिका भित्तियों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, या कोशिका का जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है उससे होता हुआ, और प्लाज्मोडेस्माटा जो कोशिका भित्तियों के मध्य जो मार्ग पाया जाता है जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से भी यह जा सकता है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप बीएससी थर्ड ईयर में आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन का 2 मार्ग पढ़ोगे, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। तो जब जो वाटर है वो कोशिका भित्तियों यानी कि मृत जो रीजन है उससे होता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, सॉरी इसमें देखिए जो वाटर है वो कोशिका की भित्तियों से होते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये एपोप्लास्ट पाथ हुआ। यहाँ पर इस ब्लू वाले में देखिए जो वाटर है वो प्रोटोप्लाज्म से होता हुआ फिर यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ दूसरी सेल में चला गया, और इस प्रकार से होते 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 ये प्रोटोजाइलम तक पहुँच रहा है। ये एंडोडर्मिस तक पहुँच गया। एंडोडर्मिस में पहुँचने के बाद में जो पासेज सेल है, जो मार्ग कोशिका है, उससे होते हुए ये प्रोटोजाइलम तक पहुंच गया, क्योंकि मार्ग कोशिका में जो एंडोडर्मिस की कोशिक भित्ति है उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इन कोशिकाओं से होते हुए जो जल है वो आसानी से उनकी भित्तियों से होते हुए प्रोटोजाइलम में पहुंच जाता है। तो हम पढ़ रहे थे कि बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर जिसे पिलीफिरस लेयर या एपिब्लेमा या मूलीय बाह्य त्वचा कहा जाता है, उससे भीतर की तरफ कॉर्टेक्स जो इंटरसेलुलर स्पेस युक्त पैरेनकाइमेटस सेल्स से निर्मित होता है, और कॉर्टेक्स में सबसे भीतर की तरफ जो लेयर है वो एंडोडर्मिस कहलाती है, और रूट की जो एंडोडर्मल सेल है उनकी रेडियल एंड टेंजेंटियल अरीय अनुप्रस्थ भित्तियों पर सुबेरिन नामक पदार्थ से निर्मित कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। इन स्ट्रिप्स की खोज कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने की, इस कारण इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। लेकिन जो ये प्रोटोजाइलम है, इस प्रोटोजाइलम के सामने स्थित एंडोडर्मिस की कोशिकाएं देखिए ये विशेष प्रकार की दिखाई गई है। यहाँ पर इन कोशिकाओं की भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं को मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है, और जो रूट हेयर्स है उनके द्वारा अवशोषित जल कोर्टेक्स से होता हुआ इन मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ प्रोटोजाइलम तक पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस से भीतर की तरफ स्थित लेयर, ये वाली लेयर पेरिसाइकल कहलाती है, और पेरिसाइकल से भीतर की तरफ जाइलम एंड फ्लोएम स्थित होता है। देखिए ये जाइलम है और ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है वो फ्लोएम है, यानी कि जाइलम अलग त्रिज्या पर है और फ्लोएम अलग त्रिज्या पर है। तो इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। तो रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम अनुपस्थित है, इस कारण से वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। चूँकि क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम है वो केंद्र की तरफ है। देखिए ये छोटा एलिमेंट, ये इससे बड़ा एलिमेंट, ये इससे भी बड़ा एलिमेंट
ये इससे भी बड़ी वेसल। तो ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। तो देखिए इस अरेंजमेंट में देखिए सेंटर की तरफ मेटाजाइलम है और परिधि की तरफ प्रोटोजाइलम है। जब प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ स्थित होता है तो यह एग्ज आर्क यानी बाह्य आदिदारुक स्थिति कहलाती है। और एग्ज आर्क प्रोटोजाइलम रूट की विशेषता है। तो मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होते हैं और प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ स्थित होते हैं। सेंटर में पिथ पाई जाती है। जो डाइकोट रूट है उसके सेंटर में एक बड़ी पिथ पाई जाती है। और जो प्रोटोजाइलम है यानी कि जो जाइलम पुल है, उन जाइलम पुलों की संख्या 8 या 8 से अधिक होती है। ये मोनोकोट रूट की विशेषता है। अब देखते हैं डाइकोट रूट। देखिए डाइकोट रूट में भी सबसे बाहर की तरफ पिलीफिरस लेयर, उससे भीतर की तरफ वही मोनोकोट के समान कोर्टेक्स की सबसे भीतरी स्तर एंडोडर्मिस, वही एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाएगी। लेकिन प्रोटोजाइलम के सम्मुख स्थित जो कोशिका है एंडोडर्मिस की, उसकी भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाएगी। इन कोशिकाओं को पासेज सेल्स या मार्ग कोशिकाएं कहा जाएगा। एंडोडर्मिस से भीतर की तरफ एक लेयर है जिसे पेरिसाइकल कहा जाएगा और उससे भीतर की तरफ जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाएंगे। ये जाइलम और ये बीच में ये फ्लोएम के अलग पैच। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित है। तो वेस्कुलर बंडल वही हो गए रेडियल। प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ स्थित है और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ स्थित है। तो ये प्रकार हो गया एग्जार्क। तो जाइलम की स्थिति हो गई एग्जार्क और जाइलम पुलों की संख्या 2 से लेकर के 6 तक होती है। यहाँ पर आपको जाइलम पुल 4 दिखाए गए हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट रूट में विशेष रूप से हम अंतर देखें कि इन दोनों रूट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मोनोकोट रूट है उसमें पिथ बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए सेंटर में बड़ा पिथ दिखाया गया है। और डाइकोट रूट में पिथ या तो बहुत छोटा होगा या पिथ एब्सेंट होता है। जाइलम पुलों की संख्या मोनोकोट में 8 या 8 से अधिक होती है, जबकि जो डाइकोट है उसमें जाइलम पुलों की संख्या 2 से 4 तक आपको देखने को मिलेगी। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पासेज सेल्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जड़ में रूट हेयर्स द्वारा अवशोषित किया गया जल किस प्रकार से जाइलम तक पहुंचता है, उसका मार्ग भी हम सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो अरीय जाइलम पुल है उनकी संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए प्रोटोजाइलम 2 है, एक प्रोटोजाइलम यहाँ पर है, एक प्रोटोजाइलम ये है। तो ये स्थिति हो गई डाइआर्क या द्विआदि दारुक। यहाँ पर देखिए प्रोटोजाइलम 1, 2 और 3 है, तो ये हो गई ट्राइआर्क या त्रिआदि दारुक। इस वाले में प्रोटोजाइलम 4 है, तो ये टेट्रार्क या चतुरादि दारुक हो गई। और यहाँ पर प्रोटोजाइलम अनेक है, तो ये पॉलीआर्क कंडीशन या बही आदि दारुक कंडीशन हो गई।
अलग अलग पादपों की जड़ों में ये अलग अलग कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क और पॉलीआर्क या मल्टीआर्क। थैंक्स।